गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करने जा रहे हैं BCC 1112। ओके, इसमें से जैसा मैंने स्टार्ट किया था पहले असमानता वाला चैप्टर 8, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है असमानता मापदंडों के अधीन आने वाले अभिगृहितों का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब असमानता के अंदर कौन कौन से मापदंड आ रहे हैं, उसको कौन कौन सा जो निर्धारित कर रहा है, वो कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं जिसके कारण असमानता आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको असमानता को परिभाषित करनी होगी कि असमानता, जैसे यद्यपि समतामूलक समाज होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप सभी को पता है समता और समानता। जैसे समता मतलब होता है जैसे जिसको जरूर मान लो किसी के पास समता का मतलब समझो। यहाँ पे समता का मतलब होता है जैसे देखो किसी के पास 2 रुपये है और किसी के पास 10 रुपये है, ठीक है। तो अगर सरकार का कोई स्कीम चलाया जा रहा है तो 2 रुपये वाले को ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब सरकार मान लो कोई स्कीम चला रही है चावल की या फिर गेहूँ की, तो अगर ये इससे भी 8 रुपये दे दे और ये इससे भी 8 रुपये दे दे तो ये हो जाएगा समानता। इसमें मतलब इन दोनों के बीच में समानता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानता तो रहेगी कि सरकार ने एक ही जैसे सबको एक समान देखा, सबको एक समान ही दिया। लेकिन यहाँ पे समता नहीं होगी। ये जो 10 रुपये जिसकी सैलरी है वो उसका 18 हो जाएगा और ये 2 और 8 10, तो फिर असमानता ही रहेगी इन दोनों के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे समता का यूज किया जाता है। जो इसको 2 रुपये दिया जाए और इसको कितना दिया जाए, 10 रुपये दिया जाए, जिससे दोनों समता हो सके। मतलब जिसे, या फिर इसे कुछ नहीं दिया जाए और इसे 8 रुपये दिया जाए, जिससे कि ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी ऊपर किया जा सके। जैसे आप लोग एक फिगर देखते होंगे, जैसे किसी कोई मैच देखने के लिए 3 बच्चे हैं, जिसको देखने के लिए उसके एक जो सबसे छोटा है उसे सबको इक्वल अगर मिले तो एक ही एक चेयर मिलता है खड़े होकर देखने में, तो वो नहीं देख पाता जो छोटा होता है। और जो लंबा होता है वो एक से ही बहुत ऊंचे हो जाता है और भी अच्छे से देख पाता है। और जो नीचे होता है वो भी थोड़ा अच्छे से देख पाता है। तो फिर ये चेयर का ये करके कि मतलब कि जो सबसे छोटा है उसी को 3 दे दिए जाते हैं, फिर बाकी को एक एक, जिससे कि तीनों एक समान रूप से देख सके। तो वो हमारा है समानता, ठीक है। तो असमान मतलब समतामूलक समाज होना बहुत ज़रूरी है। समाज में समता होना बहुत ज़रूरी है कि सबको एक बराबर से रहे सब, और किसी को मतलब खाने की कमी ना हो, किसी को बेसिक चीज़ों की ज़रूरत जो पड़ती है उसकी कमी ना हो। लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा ही कठिन है कि समाज में समता लाई जा सके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ जाती है, तो डिफरेंस आय में आ जाती है कि कोई बहुत कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई नहीं पढ़ा लिखा है। तो उसकी ज़रूरतें और उसके साथ असमानता ऐसे बढ़ती जाती है। किसी समय बिंदु विशेष पर व्यक्ति के समक्ष आय कमाने के विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे देखो, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे तरीके होते हैं आय अर्जन करने के, मतलब नौकरी करके या फिर बिजनेस करके पैसे कमाने की। लेकिन जो वो काम करेगा उसमें वो सफल होगा, उसे मतलब उसे हानि तो नहीं होगा, ये तय करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। मतलब आमतौर पर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उससे होने वाले हानि की शंका से वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें यही है कि कौन सा काम बेहतर होगा, कौन सा काम नहीं बेहतर होगा, यही बोले। असमानता के मापदंड हमें यह तो बताते हैं कि कैसे मापना है, परंतु इन मापदंडों को कैसे श्रेणीबद्ध और क्रमबद्ध करना है, हमें यह समझना होगा कि कैसे श्रेणीबद्ध किया जाए या क्रमबद्ध किया जाए। मतलब एक क्रम में बनाया जाए और श्रेणी में बनाया जाए। असमानता को दूर करने के लिए, समता लाने के लिए एक श्रेणीबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे
किसको कितना मिलना चाहिए, जिससे वो दूसरे की बराबरी कर सके और जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। ठीक है। अभिगृहितों का प्रयोग करने से विभिन्न असमानता समसूचकों में से सर्वाधिक प्रासंगिक एवं उचित समसूचकों को चुनने में मदद मिलती है। तो इसके विभिन्न समसूचक हैं जिसे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके कौन कौन से मापदंड है वो हम अब पढ़ेंगे। मापदंड स्वतंत्रता सिद्धांत, मतलब कि मापदंड का स्वतंत्रता सिद्धांत, यहाँ पे आय के विसर्जन होता है। मतलब कि आय की बात हो रही है यहाँ पे कि जो अभी गृहीत यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था का आकार असमानता के मापदंड पर प्रभावी ना हो। मतलब हाँ, अगर असमानता है तो वो ज़्यादा प्रभावी ना हो, मतलब उसी से अर्थव्यवस्था ना चले। इसका अर्थ है कि मापदंड इस तथ्य पर आधारित नहीं हो अर्थव्यवस्था समग्र रूप से अमीर अथवा गरीब, अमीर है अथवा गरीब है। अर्थव्यवस्था या तो बहुत अमीर होती है या फिर गरीब होती है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में आय का विसर्जन ब्याज का होता है, परिमाण का नहीं। मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें आय का विसर्जन होता है, मतलब आय की बात देखी जाती है, ना कि परिमाण की कि उसका कैसे चलता है, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पे वो असमानता देखी जाती है। अब दूसरा नंबर है हमारा अनामिकता सिद्धांत। अनामिकता सिद्धांत में ये होता है कि मतलब अमीर गरीब अच्छे और बुरे विभिन्न जैसे विभिन्न वर्गों में अभिन्न निर्धारित और वर्गीकृत नहीं करता है। मतलब हमें यह अर्थव्यवस्था नहीं कहता है या फिर गुणवत्ता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह अमीर है यह गरीब है। तो अनामिकता सिद्धांत में यह कहा जाता है कि असमानता मापदंड व्यक्तियों को अमीर गरीब अच्छा बुरा इस समय विभाजित नहीं करता है। वही हमारा अनामिकता सिद्धांत। फिर है स्थानांतरण सिद्धांत, जिसे पिगू डाल्टन सिद्धांत भी कहते हैं। इसका आय का स्थानांतरण देखा जाता है। मतलब ये जो ये सिद्धांत है ये पिगू डाल्टन सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति पिगू डाल्टन ही थे, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि अमीर से गरीब को आय हस्तांतरण, मतलब जो गरीब से अमीर को आय हस्तांतरण के मामले में इसके विपरीत सत्य है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि कोई गरीब व्यक्ति अमीर में तब्दील हो जाता है। मतलब कोई गरीब व्यक्ति आ जाए और कल को अमीर हो जाता है, यह इसका विपरीत सत्य है। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कोई अमीर व्यक्ति गरीब में बदल जाता है। हस्तांतरण मतलब बदल जाना। ठीक है। तो गरीब कोई व्यक्ति, जैसे आप कोई अमीर व्यक्ति है, वो बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उसे लॉस हुआ तो फिर वो क्या गरीब बन जाएगा। फिर है जनसंख्या स्वतंत्रता सिद्धांत। यह विगलित अपेक्षा करते हैं कि मापदंड आय अर्जित करने वाले लोगों की संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ऐसी मापदंड नहीं होनी चाहिए कि जो आय अर्जित करते हैं वो संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए। मतलब वो संख्या पर आधारित नहीं होनी चाहिए। मतलब लोगों की संख्या और यहाँ पे आय अर्जित करने वाले लोग, ये दोनों अलग अलग ही होने चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जनसंख्या का आकार से मापदंड को स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि आय में तो अर्जन होगी ही, कि बहुत सा आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके साथ साथ कमी भी होगी। जो हम जैसे कृषि में इसका नुकसान देखा जाएगा कि बहुत खेती करनी पड़ेगी। तो ये सब जो मापदंड हैं ये एक दूसरे के विपरीत ही हैं। इन दोनों मतलब जनसंख्या स्वतंत्रता सिद्धांत में मापदंड आय अर्जित करने वाले लोगों की संख्या पर आधारित नहीं होते हैं। मतलब जो लोग आय अर्जित करते हैं वो उसी से जनसंख्या स्वतंत्रता सिद्धांत उस पर आधारित नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी का। ठीक है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।